नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। रांची में पिछले 10 जून को नमाज अदायगी के बाद हुए उपद्रव मामले में अब तक पुलिस के द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वहीं 155 लोगों के खिलाफ धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है और इस मामले में 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। ये सभी फिलहाल अस्पताल में इलाजरत हैं। पुलिस अनुसंधान में कई लोगों की शिनाख्त भी हुई है और जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप है। रांची हिंसा मामले में अब तक ये 5 गिरफ्तारी हो चुकी है और भीड़ को भड़काने वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 155 लोगों की अब तक पहचान हो चुकी है। 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। फिलहाल रिम्स अस्पताल में ये इलाज के लिए भर्ती किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रांची से राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरीके से ये 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी बताई जा रही है, रांची में हिंसा भड़काने का इन पर आरोप है। 155 लोगों को की शिनाख्त की जा चुकी है। खबर पर क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट है? देखिए योगेश, कई अपडेट आए हैं खास करके, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से कही जा सकती है कि 5 लोगों की गिरफ्तारी करने की बात कही जा रही है, लेकिन कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो वीडियो आए हैं सामने या फिर जो फोटोग्राफ्स हैं उसके माध्यम से तमाम जो कहीं ना कहीं उपद्रवी थे उनको चिन्हित किया जाएगा। एक अहम बात और है कि SIT की टीम कल देर शाम तक पूरे इलाके में जाकर जानकारी ली है कि आखिर क्या कुछ हुआ था, किस तरीके की वहाँ की स्थिति बनी थी ऐसी जो दंगा की स्थिति आ गई। तीसरी बात ये कही जा सकती है कि गवर्नर की तरफ से भी पूरी तरह से सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। खास करके होम मिनिस्ट्री की तरफ से राज्यपाल के माध्यम से एक जानकारी मांगी गई है कि क्या कुछ हुआ था, इसकी एक रिपोर्ट दी जाए। पुलिस पूरे इलाके में सक्रिय है। धारा 144 अभी भी 6 खास करके थाने के इलाकों में लगाया गया है। हालांकि जनजीवन को सामान्य करने की दिशा में पुलिसकर्मियों की तरफ से कदम जरूर बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बताई जा रही है और पुलिस जरूर कहीं ना कहीं अपना काम कर रही है। लेकिन अभी भी कहा जा सकता है कि कई इलाकों में लोग कहीं ना कहीं अभी भी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं और जिस तरह की घटना हुई है उस पर उग्र होने की उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में उग्रता देखी जा सकेगी। राकेश, लेकिन 5 लोगों की जो गिरफ्तारी बताई जा रही है, इन 5 लोगों में वो कौन से लोग शामिल हैं? बताया गया कि 12 लोगों की एक टीम जो उत्तर प्रदेश से गई थी, वहां पर हिंसा भड़काने में इनका मेन अहम रोल रहा है। क्या इन 5 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, इन 12 लोगों में से कोई शामिल है इनमें? देखिए योगेश, इसमें से जो कहा जा रहा है कि सहारनपुर इलाके से जो लोग आए थे उसमें से ये 5 नहीं हैं। ये यहाँ रांची के ही निवासी हैं, कुछ डोरंडा के इलाके के हैं, हिंदपीढ़ी के और आज़ाद बस्ती, इन 3 इलाकों के लोग बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से एक और बात सामने आई थी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जो कहीं ना कहीं गैंग्स ऑफ वासेपुर के नाम से शायद था और उसके एडमिन की तलाश की जा रही है, जिसके माध्यम से यहाँ पर भीड़ को उकसाने का काम किया गया, लोगों को जोड़कर एक साथ मॉब के रूप में परिवर्तित करने का काम किया गया। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां होम मिनिस्ट्री की तरफ से जांच रिपोर्ट मांगी गई है, राज्यपाल उसमें इन्वॉल्व हैं, SIT की जांच हो रही है और साथ साथ स्थानीय पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। जी, 155 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है बताया जा रहा है अब तक। वो 155 लोगों की जिनकी शिनाख्त हुई है वीडियो फुटेज के माध्यम से, क्या उन लोगों तक पुलिस पहुंचने में कामयाब होगी? और अगर अभी तक नहीं कामयाब हो पा रही है तो वजह क्या है? क्या वो प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं या फिर वो कहीं छुपे हुए हैं? क्या पूरा मामला बताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से? देखिए, कल जिस तरीके से कुछ जगहों पे जब छापेमारी करने की बात की गई, रैप के जवानों को लगाया गया और साथ साथ स्थानीय पुलिस को लगाया गया, तो स्थानीय जिस इलाके में छापेमारी की जा रही थी उस इलाके के लोग सड़कों पर उतर गए, कई महिलाएं और बच्चे सामने आ गए थे और इसके बाद से फिर से कहीं ना कहीं एक झड़प होते होते बचा था पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों को लेकर। तो ऐसे में पुलिसकर्मियों और जांच एजेंसियों के साथ साथ जो खास करके जो गिरफ्तारी करनी है उनके लिए भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, क्योंकि जिस इलाके में वे जा रहे हैं छापेमारी करने के लिए वहां के स्थानीय लोग सामने आ जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभी भी माहौल शांत नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी भी स्थिति में जो उपद्रवी थे उनको बख्शा नहीं जाएगा और कोशिश की जाएगी कि सभी की गिरफ्तारी हो, चिन्हित करने के बाद से उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। जी, एक बात और यहां पर निकल करके आ रही है राकेश, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि केंद्र को ये इस बात के इनपुट मिले थे कि जुमे की नमाज के बाद जो है हिंसा हो सकती है, हिंसा भड़क सकती है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने किसी तरीके के
के कोई ठोस कदम नहीं उठाए और नतीजा ये रहा कि किस तरीके की हिंसा वहां पर हुई और किस तरीके का जो बवाल हुआ उसमें कितना नुकसान हुआ। तो जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र की सरकार की तरफ से, क्या वास्तव में झारखंड की सरकार कहीं ना कहीं नाकाम या फेलियर साबित होती नजर आई क्या? देखिए योगेश, ये जो पूरा मामला था कई दिनों से चल रहा था। सबसे बड़ी बात आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि केंद्र के तरफ से भी हस्तक्षेप किया जा रहा है और जानकारी ली जा रही है, तो कहीं ना कहीं 8 तारीख के पहले से ही सारी योजना बना ली गई थी। कई जगहों पे जो खास करके सोशल मीडिया पे पोस्टर और बैनर बनाकर लोगों के बीच स्प्रेड किए जा रहे थे। और उसके बाद से जो बताया जा रहा है कि कई मौलाना जो उस दिन नमाज के बाद से तकरीर होती है उसमें कई तरह के जिक्र किए, जिसमें युवाओं को भड़काने का भी काम किया, जिसके बाद से मॉब के रूप में शक्ल आगे बढ़ती चली गई। और अहम बात एक और कही जा सकती है कि कई दिनों से जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप, पोस्टर और बाकी माध्यमों से लोगों तक चीज़ों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद से कई इलाकों से लोग जमा हुए थे मुख्य रोड पे, मेन रोड पे। और डोरंडा के इलाके से लोग आए थे, हिंदपीढ़ी के लोग आए थे, कांटा टोली के इलाके से लोग आए थे, आज़ाद बस्ती, यानी कि जिस इलाके में घटना घटी थी उसके चारों तरफ से अलग अलग टुकड़े टुकड़े में लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचे थे। और इसके बाद से वहाँ पहले से भी तैयारी की गई थी, वहाँ पे शरबत और पानी की व्यवस्था पहले से की गई थी कि अगर कोई पानी पीना चाहेगा, शरबत की व्यवस्था होगी। तो वो सारी चीज़ें वहाँ पुलिस जरूर जब्त की है, उसमें से टेंट हाउस के सामान भी बरामद किए हैं। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो जिस तरीके से मॉब को भड़काया गया उसमें कहीं ना कहीं किसी बड़ी साजिश की बात कही जा रही है और इसकी पुलिस और बाकी एसआईटी की टीम तहकीकात कर रही है। जी, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि दरअसल ये रणनीति, ये पूरी योजना, कार्य योजना बहुत पहले से बनाई जा रही थी, लेकिन पुलिस के अधिकारियों को ये कानो कान भनक नहीं थी क्या, और ये वजह रही कि जो इतनी बड़ी हिंसा हो गई है। सवाल यहां पर राकेश एक और उठ रहा है, 2 दिन बाद फिर से जुमे की नमाज होनी है। ऐसे में राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लगातार कुछ जो संगठन हैं या कुछ जो ये जो मुस्लिम समुदाय के जो गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद एक बार फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। तो क्या रांची में ऐसी कुछ आवाज उठ रही क्या? अगर आवाज नहीं भी उठ रही तो पुलिस प्रशासन किस तरीके से सतर्क है कि जुमे की नमाज के दिन अब ऐसी घटना दोहराई न जा सके? देखिए, बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन पुलिस बल की संख्या काफ़ी कम थी, किसी तरह से कोई सुरक्षा के इंतजामात नहीं किए गए थे। और इसके बाद जब घटना घट गई उसके बाद से आपने देखा होगा किस तरीके से रांची के डीसी से हमने जब बातचीत करने की थी तब किस तरीके से वे भड़के थे। और इसके साथ साथ हमने डीजीपी से भी करने की कोशिश की, एसएसपी से भी बातचीत करने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जरूर अपनी बातों को सामने रखने की बात कही है। लेकिन जो जनता के सवाल हैं, जो लोगों के सवाल हैं, आम लोगों के सवाल हैं, पत्रकारों के सवाल हैं, उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आ रही है। कल हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से जो बयान आए हैं वो भी अभी कहा जा सकता है कि पूरे बयान को देखा जाए तो अभी भी कहा जा सकता है कि उनकी तरफ से भी कोई ठोस कार्रवाई करने की बात सामने नहीं आ रही है। यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि सरकार, प्रशासन और बाकी जो जिनके जिम्मे है सारी चीजें, कहीं ना कहीं ढुलमुल नीति अपनाने के कारण इस तरह का हादसा हुआ है। और इसके बाद से आपने जिस तरीके से नेक्स्ट शुक्रवार की बात की, तो कोई ठिकाना नहीं है कि आने वाले समय में फिर से एक बार कोई घटना न घट जाए, क्योंकि लगातार घटनाएं घट रही हैं। एक दूसरे मंदिर पे पेट्रोल बम फेंका गया, बगल के मंदिर पे, तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। कई मोहल्लों में लोग डरे सहमे हैं। मंदिरों की सुरक्षा जरूर बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो घटना को रोकने के लिए कदम बढ़ाए जाने चाहिए थे उस पर किसी तरह से ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी, अच्छा, अगर ग्राउंड लेवल का हम जिक्र करें राकेश, क्योंकि शुक्रवार को जब ये घटना पिछले शुक्रवार को घटी, उसके बाद शनिवार, रविवार को भी पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल की तैनाती रही है, और अब क्या हालात हैं वहां पर, और अब किस तरीके से अपना पहरा दे रही है पुलिस? देखिए, जो सेंसिटिव इलाके हैं खास करके वहां पे तो रैप के जवानों को भी रखा गया है। धारा 144 6 थानों क्षेत्र में लगाए गए हैं। जो मुख्य मार्ग है, मेन रोड है, उस इलाके में पूरी गश्ती बढ़ा दी गई है, चौकसी बढ़ा दी गई है। और साथ साथ अभी भी धारा 144 जहां पे लागू है वहां पे दुकानें बंद हैं। दिन के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन लोगों में दहशत है, लोग डरे सहमे हैं। कई तरह के अफवाहों का बाजार भी गर्म है, और साथ साथ आने वाले
समय में कई तरह की आशंकाओं को लेकर लोग कहीं न कहीं परेशान हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रशासन के लोगों को, सरकार के लोगों को, धार्मिक और सामाजिक संगठन के लोगों को जितनी तेजी से आगे आना चाहिए था, शायद वो नहीं आ पा रहे हैं, जिसके चलते लोगों में भरोसा उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। और अभी भी कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों में सिमटे हुए हैं और अभी भी कहीं न कहीं एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में लोगों की सुरक्षा कैसे की जाएगी। जी राकेश, आखिरी सवाल आपसे है। साफ तौर पर हम बहुत सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 2 दिन बाद सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती फिर सामने आ सकती है। देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें घटी हैं, उसके बाद से चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, दोनों में कहीं ना कहीं नाराजगी है सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति। और एक बार फिर से अगर किसी तरह के कोई उपद्रवी अगर भड़कते हैं या फिर सड़कों पर उतरकर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो टकराव भी होने की संभावना है। और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर किसी तरह से और भी माहौल खराब हुआ तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी हो सकता है, जिसको लेकर अभी से चौकसी बरतने की जरूरत महसूस की जा रही है। चाहे सरकार की बात हो, प्रशासन की बात हो या फिर सामाजिक और बाकी संगठनों की बात करें, तो कहीं ना कहीं सभी को आगे आने की जरूरत महसूस की जा रही है। फिलहाल इस दिशा में कोई बहुत ज्यादा पहल नहीं की गई है जिससे सभी पे भरोसा जताया जा सके और बाकी दोबारा इस तरह की घटना नहीं घट सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। हमारे सहयोगी राकेश रांची से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से झारखंड में इस तरीके से सरकार के ऊपर तमाम सारे केंद्र की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। रांची में जो हिंसा हुई उसको लेकर के तमाम सारे सवालात खड़े किए जा रहे हैं। खास तौर पर बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है, 155 लोगों को शिनाख्त कर लिया गया है। और वहीं अब लगातार पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई करने की बात जरूर कही जा रही है, चौकसी बढ़ाई गई है। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाले 2 दिन बाद होगी कि शुक्रवार को एक बार फिर से जुमे की नमाज जब होगी तो किस तरीके से जुमे की नमाज की तैयारियों को लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है, सरकार की तैयारियां क्या हैं। और ऐसे में अब यह बड़ी चुनौती कहा जा सकता है झारखंड सरकार के सामने होगी। और अब रुख करेंगे यूपी का। यूपी के देवरिया जिले में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां आपसी कहासुनी में पिता पुत्र की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। वहीं पटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है और घायल को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मामला रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के महाराजगंज गांव का है। बताया जा रहा है कि सोमवार रात टीकर गांव के रहने वाले अमरनाथ निषाद धारदार हथियार लेकर महाराजगंज गांव पहुंचा और घर के बाहर सो रहे शहीद नजीर और सोनू का गला रेत दिया, जिसमें पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया और जिसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद में यह हत्या हुई है। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र में महाराजगंज गांव का मामला है। इसमें एक व्यक्ति ने आपसी विवाद में एक धारदार हथियार से 3 व्यक्तियों पर हमला किया, जिनमें 2 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई। तीसरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, उसकी हालात स्थिर हैं। इस प्रकरण में थाना रुद्रपुर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो मुख्य अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद में रुद्रपुर थाना। आप में से बहुत लोगों ने फिल्म कलाकारों या खिलाड़ियों की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती देखी होगी, लेकिन किसी राजनेता या किसी मुख्यमंत्री को लेकर इतनी चाहत कि वह उनके बर्थडे पर खास तोहफा देने के लिए अपने शरीर पर टैटू गुदवा ले, यह शायद बहुत कम ही लोगों ने देखा या सुना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रशंसक बाकी चाहने वालों से कुछ अलग नजर आ रहा है। इस शख्स का नाम है यामीन सिद्दीकी। यामीन शुरू से ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उनकी कार्यशैली और जन योजनाओं से प्रभावित हैं। उनकी दीवानगी मुख्यमंत्री के प्रति इतनी बढ़ती चली गई कि योगी के जन्म दिवस पर उन्हें विशेष उपहार देने के लिए अपने शरीर पर योगी आदित्यनाथ का टैटू गुदवा लिया। देखिए, आज से 2 साल पहले हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी बातें कही वो मुझे सारी पसंद है। और उसके बाद में 5 तारीख को जन्मदिन था माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का। उसी मौके पर मैं आगरा गया और आगरा मैंने टैटू बनवाया और इसी के साथ मैंने उनको एक तोहफा छोटा सा देने की कोशिश की है जन्मदिन पर। और यही कहना चाहते हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं, ऐसा होता नहीं है कि हर मुस्लिम समाज में हर कोई विरोध करता हो योगी और जी का और मोदी जी का, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं, वो तो हर कास्ट में होते हैं, है ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं है।
प्रयागराज हिंसा पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों, धार्मिक संगठनों और प्रगतिशील पार्टियों जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, उनके नेताओं की साजिश के तहत पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर नमाज पढ़ने आए नमाजी लौटते वक्त उपद्रवी बनकर लौटे। ऐसा करके उन्होंने पवित्र जुमे का अपमान किया है। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि खुदा का जो घर होता है मस्जिद, वहां आगजनी करना, बवाल करना ये उचित नहीं है। इसलिए अगली जुमे की नमाज को कोई चूक ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। अगर इस बार पुलिस की मौजूदगी में ऐसा होता है तो पुलिस एक्शन का रिएक्शन कर सकती है। मुसलमानों के धार्मिक संगठन और विपक्षी पार्टी जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, उनके नेताओं के षड्यंत्र से पूर्व नियोजित साजिश के तहत पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर शुक्रवार को नमाज पढ़ने आए नमाजी लौटते में उपद्रवी बनकर के गए हैं। ऐसा करके उन्होंने ये जो पवित्र दिन जुमे का होता है उसका अपमान किया है और जो खुदा का घर होता है मस्जिद, वहाँ पर इस प्रकार से नमाज के बाद एक साजिश के तहत हिंसा करना, आगजनी करना, पथरावबाजी करना ये उचित नहीं है और ये अपमान है जुम्मे की नमाज का। बिहार सरकार की पूर्व गन्ना मंत्री और बाजपट्टी की पूर्व जदयू विधायक रंजू गीता अपनी पार्टी के समीक्षात्मक बैठक में शामिल होने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने पार्टी के विस्तार और संगठन को मजबूत करने के बिंदु पर बात करने से ज्यादा पटना के टुकड़ा बेचकर सीतामढ़ी जिले के सभी नेताओं को खरीदने की बात कही। तो वहीं इस दौरान उनका तेवर एकदम देखने लायक था। उन्होंने इस दौरान बीते एमएलसी चुनाव में जदयू प्रत्याशी की जीत पर भी चर्चा की और बताया कि अगर बाजपट्टी, बोखरा और नानपुरा का सपोर्ट न होता तो वह चुनाव नहीं जीत पाती। आपको बता दें कि जिले में जदयू 2 खेमों में बटा हुआ है और उसी बात पर रंजू गीता ने जदयू नेताओं को खरीदने की बात कही। जितने नेता उसको मैं खरीदूं, हर दौलत जिले मुझे कोई धमकी नहीं देगा। आप लोगों के सामने मैं खड़ा होकर बोल रही हूँ। पूरा चैलेंज है। हर दौलत मैं पटना का आधा भी उनका बेचूंगी तो जिले के जितने नेता उसको मैं खरीदूं। हर दौलत जिले मुझे कोई धमकी नहीं देगा। उधर नालंदा में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला चंडी थाना क्षेत्र गौरी बीघा गांव की है, जहां 3 युवक एक बाइक पर सवार होकर अपने गांव लौट रहे थे। तभी विपरीत दिशा में आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंद दिया, जिससे कि एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तो वहीं दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से अभी भी घायल बताया जा रहा है। वहीं मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। तो नालंदा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हुई है और वहीं एक व्यक्ति अभी भी घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज अभी भी जारी है। आपको बता दें कि हालत उसकी नाजुक बताई जा रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और मौके से ट्रक ड्राइवर फरार हो गया है। अब माधोपुर से जा रहा था, धर्मपुर पहुंचाने से जा रहा था, उन्हें से ट्रक वाला आया, मार दिया। क्या चीज़ से जा रहे थे? बाइक से। माधोपुर से कहाँ जा रहे थे? गांव पर गौरी बीघा। कौन गाँव? गौरी बीघा में। इनके साथ कितने लोग थे? 3। तो और बाकी लोग? एक डेट कर गया। वहीं स्पॉट डेट। इनका क्या बताएं डॉक्टर? ये तो ठीक थे, चंडी में भर्ती हुए सरकारी अस्पताल में। वहाँ से बोले कि बिहार लेके जाओ। बिहार से आए थे रास्ते में। अब माधोपुर से जा रहा था, धर्मपुर पहुंचाने से जा रहा था, उन्हें से ट्रक वाला आया, मार दिया। क्या चीज़ से जा रहे थे? बाइक से। नवादा पुलिस ने 2 अलग अलग लोगों से लेवी के 23 लाख रुपए मांगने के आरोप में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों से भारी मात्रा में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।
तो नवादा का यह मामला है जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही 2 लोगों से लेवी के 23 लाख मांगने का इन पर आरोप है। आरोपियों से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उत्तराखंड का विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है और जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। तो विपक्ष भी अपने तल्ख तेवरों के साथ विधानसभा सत्र में पहुंच रहा है। विपक्ष पहले दिन गैरसैंण के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेगा, तो वहीं सरकार की ओर से अपने विधायकों को वह मंत्रियों के पहले ही तैयारी के साथ आने को कह चुकी है और अब 4 बजे पेश होने जा रहे राज्य के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर बजट सत्र किस तरीके से होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह बजट सत्र हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरीके से पूरी तैयारियां की गई हैं, वहीं विपक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई हैं। विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। सभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 14 तारीख से शुरू होने वाला सत्र 20 तारीख तक चलेगा। हालांकि 3 दिन का ही अभी जो है बिजनेस प्लान विधानसभा के पटल पर रखा गया है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आज शाम 4 बजे बजट पेश होगा। हालांकि ये भी जरूर कहा जा रहा है कि विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि गैरसैंण में जो सत्र कराए जाने की बात हो या फिर बेरोजगारी के बढ़ते मामले हो, इसके साथ ही महंगाई का मुद्दा हो या कुंभ में जो टेस्टिंग घोटाला हुआ उसमें कार्रवाई की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष जो है सरकार को घेरने का काम करेगा। तो वहीं सरकार की तरफ से भाजपा विधायकों मंत्रियों को पहले ही तैयारी के साथ आने के लिए बताया गया था, जिससे जो है सरकार अपना पक्ष बेहतर तरीके से रख सके, मजबूती के साथ रख सके, जिससे सरकार की फजीयत ना हो और विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। कैमरामैन हरीश भट्ट के साथ मैं सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।